कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको आज एक ही क्लास में पूरा संपूर्ण करेंगे। चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो या फिर 45 मिनट की, लगभग इतनी ही क्लास होगी। और इतनी क्लास में इसमें 14 स्लाइडें लिए हैं। कितनी? 14 स्लाइडें लिए गए। इसमें भी पूरे यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको सब क्लियर करेंगे। चलो अब देखते हैं अनुच्छेद पहला क्या कह रहा है। देखिए भाग 1 में लिखा है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। ये कल मैं पढ़ा चुका हूँ। संघ और उनके राज्य क्षेत्र कितने? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। अनुच्छेद ये आर्टिकल 1 हो गया। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 2 कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है ना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे किया जाएगा, उसमें आर्टिकल 2 में दे रखा है, ठीक है ना। आर्टिकल 3 कह रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये सब कुछ मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है। पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों के संबंध के लिए आर्टिकल 2 व 3 विधियां हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता को कहाँ से, किस आर्टिकल तक लिया गया है? 5 से 11 तक लिया गया है। किसको? नागरिकता किसमें? भाग 2 में है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक लिया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है। जन्म से भारत का नागरिकता, यानी भारत की नागरिकता कैसे मिलती है? यदि कोई जन्म से भारत में हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान के आव्रजन करके आने वालों को नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान के आव्रजन करके जो आते हैं यहाँ उनको नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 6 के तहत। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? पाकिस्तान को आव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से आएंगे उनको सभी को नागरिकता नहीं दी जाएगी, यानी कुछ व्यक्ति होंगे जैसे जो पाकिस्तान के हिंदू होंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। ये आर्टिकल 7 कह रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 8 क्या कह रहा है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो भारत के मूल रूप से भारतीय निवासी हैं और वो भारत के बाहर किसी देश में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8 के तहत है, ठीक है ना। अब बात आती है अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले नागरिक, यानी जो नागरिक इंडिया के हैं, ठीक है ना, इंडिया के हैं और वो विदेश में रह रहे हैं और वहाँ की नागरिकता अपने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया, उसको किस में रखा गया? आर्टिकल 9 पे रखा गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की। नागरिकों के अधिकारों का बना रहने, यानी नागरिकों के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य होंगे, इनको बना रहना, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 कहता है, ठीक। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है? अब देख संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनयन किया जाना, यानी संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि यानी विधि कानून के द्वारा विनयन किया जाना, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरी स्लाइड पे। अब दूसरी स्लाइड में क्या कह आ जाते हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार आ जाए, यानी फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, ठीक है ना। कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इनको कहाँ से लिया गया? इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसे? मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। और संविधान बनाने के समय, जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, ठीक है ना। जब संविधान बना था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, ठीक है। वर्तमान के संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, उसको अब हटाकर अलग कर दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार न होकर कानूनिक अधिकार हो गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। ये देखो नीचे लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978, यानी अगर पूछ लिया जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तब कब हुआ था? 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A
के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। अब संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया? आर्टिकल 300 के क्लास ए पे रखा गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। कहाँ से? मौलिक अधिकारों से हटाकर। किस संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है ना, यानी ये जो मौलिक अधिकार उनमें पहला है समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। किसमें? 14 से 18 तक समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अब देखिए, विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए एक समान होगा, यानी किसी के लिए कोई अलग से कानून नहीं होगा। जो कानून होगा वो सभी के लिए समान रूप से होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को निषेध माना गया है। यानी कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो भेदभाव करेगा तो उससे दंड का प्रावधान भी है। ठीक है ना। तो ये किस में लिखा है? अनुच्छेद 15 पे लिखा है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है ना। लोक नियोजन के विषय में, यानी जो लोक के नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जो लोक नियोजन होगा, यानी जो सरकार नियोजन बनाएगी उसमें लिए सबको समान अवसर दिया जाएगा। एक अपवाद है सिर्फ आरक्षण का। आरक्षण का सिर्फ अपवाद बचा हुआ है लोक नियोजन से। ठीक है ना। अब उसको अलग रखा गया है। ठीक है ना। यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। जैसे इस समय EWS चल रहा है, EWS और SC ST OBC सभी के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ठीक, अब इसमें नोट नीचे देखो, पिछड़े तबके को समान धारा में लाए जाने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये तो मैं पहले अभी बता ही चुका हूँ। पिछड़े लोग जो हैं उनको समान धारा में लाने का प्रावधान भी किया गया। ठीक है ना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? देखो, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। अब उसी का अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। किसमें? आर्टिकल 16। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये अनुच्छेद 17। अब देखिए आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत। जैसे अभी तक है महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर आदि की उपाधियां दी जाती थी, उनका उपाधियों का अंत कर दिया। किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है ना। पहले देखो, भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का प्रयोग उपाधि के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का उपयोग भारत उपाधि के रूप में नहीं किया जा सकता, बट अभी भी भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि का प्रयोग किया जाता है। ये फिर से लागू कर दिया गया। ठीक है ना। अपवाद में। ठीक, अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरी स्लाइड में क्या कह रहा है? भाग 2 स्वतंत्रता का अधिकार। भाग 2 स्वतंत्रता का अधिकार में अब अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। किसमें है? 19 से 22 तक है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। अब अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? ठीक है ना। वर्तमान समय में 6 है। कितने? वर्तमान समय में स्वतंत्रता के 6 अधिकार दिए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता के अधिकार थे। ठीक है ना। 19A क्या कह रहा है? 19 से 22 तक है। उसमें 19 क्लास A, क्लास B, C, D, E, F, G, H करके दिया गया। ठीक है ना। 19 क्लास A क्या कह रहा है? बोलने की स्वतंत्रता। अब देखिए, बोलने की स्वतंत्रता अगर कह दिया जाए या फिर प्रेस की स्वतंत्रता कह दिया जाए, उसमें कोई अंतर नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता को ही बोलने की स्वतंत्रता मिली है। ठीक ना। अब 19 क्लास B कह रहा है सभा की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति सभाएं कर सकता है। वो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के सभाएं नियोजित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सभा कर सकता है। ठीक है ना। 19 क्लास C क्या कर? संगठन बनाने की शक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी संगठन किसी भी प्रकार का बना सकता है। ठीक है ना। किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं जो कानून के अधिकार के अंतर्गत ना आता हो, जैसे वो संगठन बना सकता है। ठीक है ना। 19 देश में घूमने की स्वतंत्रता, हुआ देश में कहीं भी जाकर घूम सकता है। ठीक है। 19 क्लास E क्या कह रहा है? देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है ना। देश में कहीं भी रहने और बसने की स्वतंत्रता है। अब 19 क्लास F क्या गया? संपत्ति का आधार, जिसको अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। उसमें किसमें रखा गया? 1978 के
ये 301 के तहत रखा गया, ठीक है ना। 19 क्लास जी क्या कह रहा है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार कहीं भी व्यापार कर सकता है, बट वह कानून के अधिकार के क्षेत्र से बाहर ना हो। यानी जैसे कोई अगर कह दे व्यापार करने की स्वतंत्रता में, जैसे ड्रग्स, अफीम, चरस, अफीम, गांजा, ये सब कुछ नहीं व्यापार कर सकता है, ठीक है ना। ये इसके हिसाब से बाहर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी दोष सिद्ध, अपने दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। एक अपराध की एक सजा होगी, यानी किसी भी एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा होगी, उसको दोहरी सजा नहीं दी जाएगी। अपराध के समय बने कानून के तहत सजा, यानी जिस समय उसने अपराध किया है उस समय के उस सजा का जो भी अपराध होगा या भी जो भी दंड होगा सिर्फ वो ही दिया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30, खुद के खिलाफ गवाही देने की बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अब ये देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सभी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की ही नहीं, एक गौरवपूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक ना। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 से ये शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दी गई। ये किसमें, अनुच्छेद 21A में है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सभी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक ना। अब देखते हैं चौथी स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, यानी आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण, अपराध के बाद दंडात्मक निरोध, ठीक ना। अब उसके बाद पहला देखते हैं कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, यानी यदि कोई दंड करता है और उसको कानून या कोई हिरासत में पुलिस लेती है तो उसको हिरासत करने का कारण बताना होगा कि आपने ये अपराध किया, इस वजह से आपको अब ये हिरासत में लिया जा रहा है, यानी उसे ऐसे बिना ज़बरदस्ती हिरासत में नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। तीसरा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के समक्ष पेश, यानी 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रवेश करना होगा, यानी उसके समक्ष पेश करना होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें जो रास्ते का समय है, यानी कोई इलाहाबाद से चलकर कानपुर जाता है, इसमें 24 घंटे का समय अगर इसमें पहुंचने में ही लग जाता है तो वो समय वहां पर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, अपनी पसंद के वकील करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का वकील चुन सकता है, यानी किसी से भी वो कह सकता है कि मुझे ये वकील चाहिए तो उसको वो वकील उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना। अपराध से पहले निवारक निरोध, ठीक ना। निवारक निरोध कानून से किसी शक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये देखो, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के वगैरह ये सब है। जैसे निवारक निरोध कानून से किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी उसे वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि कैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति वो उससे पहले से पता चल गया कि ये कुछ अपराध करने वाला है या फिर तो उसे पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसे ये कहते हैं निवारक निरोध कानून से किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, यानी इसे जो निवारक निषेध के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसको 3 महीने तक किसी भी न्यायालय में पेश करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात कही गई। अब इसी कानून के तहत धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी नेताओं को
नज़रबंद रखा गया था। यह जब धारा 370 वहाँ पर हटी थी तो बहुत से लोगों को वहाँ पर उसके धारा 370 हटाने के पहले वहाँ पर जिसको के ऊपर शंका थी कि ये लोग उपद्रव या आतंक कर सकते हैं, उनको पहले से ही नज़रबंद करके अंदर जेल के अंदर रख दिया गया था। ठीक है ना। अब बात आ जाती है 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तीसरी वो है मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 और 24 हैं। अनुच्छेद 23 कह रहा है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ में मजदूरी पर प्रतिबंध, यानी मानव के दुर्व्यवहार यानी मानव की तस्करी नहीं की जा सकती है, और किसी बंधुआ में मजदूरी पर प्रतिबंध यानी किसी से ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता है। ये इसका अनुच्छेद 23 कह रहा है। ठीक है ना। अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल नियोजन यानी जो बालक होते 14 वर्ष के जो कम बच्चा होगा उसको किसी खतरनाक कारखाने में काम करने से मना किया जाएगा, या यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करवाता है तो उसे दंड का प्रावधान भी है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों व जोखिम भरे कामों में लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। किसमें? अनुच्छेद 24 में। ठीक है ना। अनुच्छेद 23 में क्या है मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक ना। अब देखते हैं 5वीं स्लाइड। अब यहाँ पर देखते हैं चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें 25 से 28 तक है। ठीक ना। कब से? 25 से 28 तक। अब आर्टिकल 25 क्या कह रहा है अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की, यानी कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें अनुच्छेद 25 में एक बात कही गई है। ठीक ना। अब अनुच्छेद 26 आ जाती धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य कर सकता है, उससे कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त टैक्स फ्री, यानी धार्मिक कार्यों के लिए जितना भी कर होगा वो टैक्स फ्री होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। जितना भी धार्मिक कार्यों के लिए कर आएगा वो 1 रुपये से लेकर चाहे 10 करोड़ चाहे जितने XY उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना। वो अगर आएगा तो वो टैक्स फ्री होगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक। ये इसमें बात कही गई किसमें? आर्टिकल 27 में। अब बात आती है आर्टिकल 28 की। सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी जो पब्लिक सेक्टर हैं यानी पब्लिक स्कूल हैं, ठीक है ना, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वो ना धर्म हिंदू धर्म की भी शिक्षा हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी और चाहे किसी भी धर्म की शिक्षा हो, वो सरकारी स्थानों पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जितने भी धार्मिक शिक्षा संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और जो प्राइवेट संस्थान है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वो अपना अगर चाहें तो धार्मिक शिक्षा दे भी सकते हैं, वो भी एक लिमिट में, और चाहें तो धार्मिक शिक्षा नहीं भी दे सकते हैं। ठीक ना। बट जितने भी सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक। अब आता है 5वां संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना। अब ये संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार कहाँ से? 29 से 30 तक है। 29 और 30 में संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। ठीक ना। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ मुसलमान नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब है जो यहाँ संख्या में अल्प, थोड़ी संख्या में, जो संख्या में कम होगा उसे ही अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ठीक है ना। अब हितों का अधिकार यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग का मतलब एक कास्ट समुदाय से नहीं, पिछड़े जो अपने समाज से पिछड़े हुए हैं उनकी बात इसमें कही। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी उनके हितों के लिए अगर सरकार चाहे तो अलग से कानून बना सकती है और उनके उत्थान के लिए कोई भी कानून बनाकर उनके उत्थान में सहायता कर सकती है। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अब देखो यहीं पर अब बात आ गई अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है ना।
जैसे इस समय मदरसा, संस्कृत विद्यालय, जैसे संस्कृत विद्यालय बहुत कम, ये अल्पसंख्यक विद्यालय हो गए, मदरसा हो गए, इसमें अपने प्रशासन और अधिकार करने का बिल्कुल स्वतंत्रता है, ठीक है ना। अब देखते हैं 6वीं स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, ठीक है ना। इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। किसे, अनुच्छेद 32 को पूछ लिया जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आपको आंसर देना होगा कि मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी संस्था या कोई भी सरकार, या राज्य की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो आप सीधे इन मूल अधिकारों को लड़ने के लिए यानी पाने के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 32 कह रहा है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या करता है, रिट जारी करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर रिट की बात आती है तो रिट कितनी प्रकार की, रिट 5 प्रकार की होती है, ठीक ना। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। जैसे पहली रिट हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या आता है, जब किसी व्यक्ति की यह लगे कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, किसी भी व्यक्ति अगर को ये लगे कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश उपस्थित करे, अन्यथा अधिकारी पर कार्यवाही होगी, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि मुझे अवैध रूप से जेल में रखा गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश लेकर वो अपना कानून ले सकता है, ठीक है ना। वो इसका कानून होगा, ठीक ना। अब बात आती है दूसरा परमादेश का, ठीक है ना। जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी करता है। यानी कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने जो उसको कार्य दिया गया है वो अपने कार्य का निर्वहन या संचालन नहीं कर पा रहा है, तब परमादेश की रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्यवाही कर सकता है। ये होगी परमादेश की रिट। अब तीसरी रिट आती है अधिकार परीक्षा रिट, ठीक है ना। अब इसमें कहा गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिट है। देखिए, यह रिट तब जारी की जाती जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त की हो। अब देखो, अधिकार यानी अधिकार परीक्षा में प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त की, यदि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से कोई सरकारी पद प्राप्त किया हो तो वहाँ पर अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है, ठीक है ना। गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद लिया हो तो वहाँ पर अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है, ठीक ना। अब बात करते हैं चौथी, प्रतिषेध। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यह कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर, यानी कोई भी अगर सर्वोच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को निम्न न्यायालयों को जारी करता है, ठीक है ना। देखो एक बार फिर से पढ़ो, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालयों पे यह जारी करता है कि जो उसके आदेश क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर हों, उन पर वो न्यायालय उन पर कानूनी कार्रवाई ना करे, ठीक है ना। अब बात आती है उत्प्रेषण यानी 5वीं रिट हो जाएगी। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय
जहां मुकदमा चल रहा है उसे वरिष्ठ न्यायालय आदेश दे सकता है। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, तो इसके उत्प्रेषण के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को क्या दे सकता है, उसको आदेश दे सकता है कि आप इस कार्य को इस तरह करिए, ये इसमें कहा गया है, ठीक ना। मुकदमा चल रहा है तो उसे वरिष्ठ न्यायालय आदेश दे सकता है, वह मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय भेजे। ठीक, अगर कोई निचले न्यायालय पे मुकदमा लंबित है और वो उसका निपटारा नहीं कर पा रहा है तो उसका जो सीनियर न्यायालय होगा वो उसको आदेश दे सकता है कि उस जो जितने भी मुकदमे लंबित पड़े हैं उनका निवारण नहीं हो रहा, वो तुरंत वरिष्ठ न्यायालय भेजे, ये इसमें कहा गया है, ठीक है ना। अब आती है 8वीं स्लाइड। 8वीं स्लाइड में आ जाएगा भाग 4। ठीक है, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना, यानी डीपीएसपी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, भाग 4 में है। अनुच्छेद कितने, 36 से 51 तक है। कहाँ तक है, 36 से 51 तक है। अब डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, तो किस भाग में है, तो किसमें है, भाग 4 में है। और कहाँ से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है ना। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया, यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुख्य उद्देश्य में। मुख्य उद्देश्य में सबसे पहला आ जाता है लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, यानी लोक कल्याणकारी यानी सभी के कल्याण के लिए राज्य स्थापित करना। राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, यानी उस जो राज्य स्थापित किया गया उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ये इनके उद्देश्य हो जाएंगे किसके, डीपीएसपी के। अब अनुच्छेद 36 में क्या कह रहा है, अब अनुच्छेद 36 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा। अब बात करते हैं, जहाँ पर अगर राज्य की परिभाषा देखनी हो तो आर्टिकल आपको 36 से देखना पड़ेगा, ठीक ना। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 37 की, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है। अब अनुच्छेद 37 ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य नहीं है इस समय, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले, ठीक ना। अब किसमें देखना, अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। अब यहाँ पर बात आ जाती एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक। यहाँ पर धर्म के विरुद्ध, धर्म के प्रति जो कानून है बिल्कुल तटस्थ है, ठीक है ना। ये बात इसमें कही, धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक है, ठीक है ना। केटी शाह का कथन है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, केटी शाह एक है, उनका कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाएगा, यानी केटी शाह थे, उन्होंने ये कथन आ जाता है कि ये कथन किसका है, ये दे कथन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जाएगा, यानी बैंक के पास पैसा होते हुए भी अगर बैंक चाहेगी तो उस चेक को अदा कर सकते, अगर बैंक को नहीं ज़रूरत है तो वो चेक अदा नहीं करेगी, ठीक ना। ये इसमें कहा गया है, तो ये कथन किसका है, केटी शाह का है, ठीक ना। अनुच्छेद 39A क्या कह रहा है, अब 39A में कहा गया है समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन और निःशुल्क विधिक सहायता। किसी को भी अगर सहायता लेना है तो निःशुल्क विधिक सहायता कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। अब समान न्याय, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात की गई ही, बाकी ये अभी लागू नहीं है, बाकी लागू तो है, ताकि कोई राज्य जैसे इस समय शिक्षा मित्रों का है, शिक्षा मित्र भी वही कार्य कर रहे हैं और एक जो सहायक टीचर है, प्रधानाध्यापक है, वो भी उस कार्य कर रहा है, वो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी सरकार ही उसे पेमेंट देती है और वो भी एक को 10,000 रुपये दे रहा है, एक को 50,000 रुपये दे रहा है। ये समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें आता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसका उल्लंघन हो जाता है, ठीक ना।
अब बात करते हैं 39 बी, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, ठीक ना। अब अनुच्छेद 39C कहता है धन का समान वितरण, यानी किसी भी राज्य में धन का समान वितरण किया जाएगा, या कोई भी राज्य हो जितने उसको धन की ज़रूरत है उतना धन उसको दिया जाएगा, ठीक ना। अब 39 भाग 4 में क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे आयरलैंड से, ये तो हो गया ना। अब अनुच्छेद 40 आ जाता है। अनुच्छेद 40 क्या कह रहा है, अब देखिए अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा, एक ग्रामीण स्तर पर होगा, एक शहरी स्तर पर होगा या नगरीय स्तर पर होगा, ठीक ना। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज होगी और जो शहरी क्षेत्र होगा उसमें नगर पालिका होगी। अब यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्र पर पंचायती राज यहाँ होगी और नगरीय क्षेत्र पर नगर पालिका का होगा। अब इसमें देखो 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको पंचायती राज व्यवस्था आई को जोड़ा गया, ठीक ना। अब 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा इसको भी जोड़ा गया, यानी 1973वें संविधान संशोधन में पंचायती राज और नगर पालिकाओं को लाया गया, ठीक ना। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार हो। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार सभी को होगा, ठीक। उदाहरण के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, ये इनके उदाहरण है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, ठीक। नागरिक न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें होगा, अनुच्छेद 42 में होगा, ठीक ना। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाओं तथा कठोर शारीरिक श्रम न करवाने, यानी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनसे कठोर शारीरिक काम न करवाना प्रसूति सहायता के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब अनुच्छेद 43 आ जाता है निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी किसी अगर कोई काम कर रहा है वो 400 रुपये के काम करता है और उसे आप 200 रुपये नहीं दे सकते हो, ये निर्वाह योग्य मजदूरी है, ठीक ना। आप जिस हिसाब से आप किसी से काम करवाओगे उतने रुपए आपको देना होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 45 आ जाता है। अनुच्छेद 44 नागरिक के लिए समान सिविल संहिता, यानी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कोई भी नागरिक हो अपने समान सिविल संहिता से वो अधिकार कर सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 45 बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ठीक। अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अब एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में आए, इसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में जोड़ दी। ये तो मैं अभी बता चुका हूँ कि इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, इसमें अनुच्छेद 21A में है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का देखरेख और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये सब किसमें आ गए, पहले था 45 में, अब आ गया अनुच्छेद 21A में, ठीक ना। अब आते हैं आगे। अब आगे क्या क्या, अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है, SC ST, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं अध्यापन हितों में बढ़ावा देना, यानी उनके शिक्षा और उनके अध्यापन हितों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। ये किसमें है, ये है 46 में, ठीक ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 की। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, लोक स्वास्थ्य और सुधार करने, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये किसमें, आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन एवं संवर्धन, ये किसमें है, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48A क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये किसमें, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद
48 के ए में अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय महत्व में स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, यानी राष्ट्रीय महत्व में क्या आएगा, स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, ठीक ना। आर्टिकल 50 में क्या आएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना किस में आएगा, अनुच्छेद 50 में आएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 51 में क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेंगे, यानी किसी भी राज्य की ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो शांति और सुरक्षा प्रदान कर। ये हो गए आपके डीपीएसपी 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक पूरे डीपीएसपी हो गए, ठीक ना। अब बात करते हैं भाग 4A के मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स से किसमें 51A में दिया गया है, ठीक है ना। मूल संविधान में 0 वो थे, 42वें संविधान में 10 हैं, 86वें संविधान में 1 जोड़ा गया, कुल मौलिक कर्तव्य इस समय हो गए 11, ठीक ना। जो मूल संविधान में थे, मूल संविधान में कितने थे, 0 थे, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ, उसमें 1 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक ना। अब बात करते हैं 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। इनका स्रोत क्या है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए, ठीक ना। अब 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में रखा गया, किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसमें, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, ठीक ना। इसे भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया, ठीक ना। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी 42वां जो संविधान संशोधन होगा इसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक है। किसे, अनुच्छेद 42 को, यानी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ठीक ना। अब बात आती है अगले, देखो अब देखो संसद अनुच्छेद, संसद किस में आएगा, अनुच्छेद 79 में आएगा। कौन, संसद, अनुच्छेद 79 में आएगा संसद। अब इसके संसद में कौन होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगा और राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। संसद में कौन कौन आएंगे, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत आएगा, लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत आएगा और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 तक आएगा। यानी राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है, 52 से 61 तक राष्ट्रपति का लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत आएगा, ठीक। बात करते हैं भाग 5 संघ, भाग 5 में कहा गया संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक ना। अब बात करते हैं भाग 52 में क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा। तो अब आ जाते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। भारत का प्रथम नागरिक होगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। देश का संवैधानिक प्रधान होगा, संवैधानिक यानी देश का कानून का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्य मालिक प्रमुख होता है, यानी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। कहाँ, किसका, कार्यपालिका का, ठीक ना। कौन, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस समय कौन है प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, ठीक ना। ये भारत में होता है, बाकी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं होता है। अन्य राज्यों का मतलब यहाँ पर देश से होगा, किसी एक राज्य विशेष से नहीं होगा, ठीक ना। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं, ठीक ना। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। अब अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, अनुच्छेद 53 में होगा। संघ, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे, किसमें नहीं थे, संघ की कार्यपालिका शक्ति पूरी तरह से
राष्ट्रपति पद निहित है, ठीक ना। औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? औपचारिक केवल एक नाम मात्र का, ये अभी ऊपर बताया, राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बट अगर कहीं पर पूछ लिया जाए कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रपति के पास निहित होती है, ठीक ना। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका होगी। अब राष्ट्रपति लोकसभा किस में है? लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, राष्ट्रपति 52 से 61 में है, भाग 5 में संघ का गया। अब इसमें राष्ट्रपति आ गया। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होता है, प्रथम संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक ना। अब आ जाता है अनुच्छेद 52-53 तक हो गया। अब अनुच्छेद आ जाता है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल करता कौन है? यहाँ पर कौन करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, ठीक ना। और कौन करता है? निर्वाचक मंडल। अब यहाँ पर देखिए कौन करता है? चुनाव आयोग करेगा, और उसको मतदान कौन देगा? निर्वाचक मंडल करेगा, ठीक ना। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएगा? संसद आएगा और विधान मंडल आएगा, ठीक ना। संसद में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो होंगे वो यहाँ पर इनको राष्ट्रपति जी को वोटिंग नहीं करते हैं, ठीक ना। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक ना। और विधानमंडल में कौन होगा? राज्य प्लस यूटी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी जो राज्य होंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है, इनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो यहाँ पर भाग लेंगे, ठीक ना। अब नोट में लिखा कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, राज्यसभा के, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, ठीक ना। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ठीक ना। अब आ जाता है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक ना। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति यानी चुनाव जो होगा वो एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, ठीक ना। आर्टिकल 56 आ जाता है, ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 55 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 56 की बात आ जाए, राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति अपने पद धारण ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। कितने? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक ना। अपने जिस दिन से पद उसने धारण किया उससे 5 वर्ष तक होगा, ठीक। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किसमें है? अनुच्छेद 57 में है। एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा चुनाव लड़ा जा सकता है, यानी यहाँ पर इंडिया में तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी कोई भी पद धारण कर सकता है, वो राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे अन्य कैबिनेट मंत्री हो, चाहे सांसद हो, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है? एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद की योग्यता। अब अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता दिया गया, 58 में, ठीक ना। राष्ट्रपति की योग्यता में क्या गया? भारत का नागरिक हो, जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी लोकसभा का जो सदस्य होता है उसके समान योग्यता हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद यानी किसी सरकारी पद पर न हो, ठीक है। निर्वाचक मंडल में कौन आता? निर्वाचक मंडल में 50 अनुमोदक, कितने? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना जरूरी है। यानी राष्ट्रपति जब अपना निर्वाचन करेगा, यानी अपना फॉर्म भरेगा निर्वाचन का, तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है, ठीक है ना। अब बात आती है लास्ट स्लाइड की। अब अनुच्छेद 59 आ जाता है। यहाँ पर अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, यानी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं? जो 1500 रुपये जमानत राशि देनी पड़ी, यानी वो चुनाव लड़ता है तो उससे सबसे पहले जमानत राशि 1500 रुपये देना हो, जो RBI में जमा करवाना होगा, ठीक है ना।
अब पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो, ठीक ना, ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, ठीक। अब अनुच्छेद 60 आ जाता है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ किसमें, अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर बात आ जाए कि राष्ट्रपति पद के शपथ कौन दिलाता है, और अगर उसमें आ जाए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक ना। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी संविधान का अतिक्रमण यानी संविधान के नियम कानून को न मानने पर उसे पर महाभियोग लगाया जा सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा, ठीक ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। नंबर 1 है संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा, ठीक है ना। अब महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। यानी अगर कोई राष्ट्रपति, कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है तो उससे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित रूप में सूचना देनी होगी कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिस सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी। यदि किसी, देखो सदन में यानी यहाँ पर लोकसभा में हो गया, लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। अब देखें जैसे ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए तो यहाँ लोकसभा में जैसे 500 सदस्यों की संख्या है, 500 मानना है कि 500 मानी है 545, ठीक ना। 500 सदस्यों की संख्या, 500 सदस्यों की संख्या का 1/4 यानी कितना, 4 करने 4, 1/4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बचा 2/4 5 20, यानी 125 सदस्यों के हस्ताक्षर उसमें होना जरूरी हो जाएगा। यानी जितने भी सदस्य संख्या है उसका 1/4 होना जरूरी है, ठीक ना। ये इसमें कहा गया है, ठीक ना। कहाँ 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, ठीक ना। अब उसमें कहा गया तीसरी शर्त, बहुत जो शर्त ये शर्त है बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, ठीक है। संसद के जिस सदन में प्रस्ताव पारित हो, संसद की जिस सदन में प्रस्ताव पारित हो उसे सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हों। उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक ना। ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये बहुत ही, यानी जितना राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इसमें 52 से लेकर 61 तक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर इसकी PDF आपको लेना है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं आपको PDF वहीं पर लिंक भेज दूंगा, आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये महत्वपूर्ण हमने जो अनुच्छेद थे उनको ले लिया, ठीक ना। एक ही क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित है, जो एक देखो मौलिक कर्तव्य से पूछा जाएगा, DPSP से पूछा जाएगा, और जो मूल अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य यही मूल अधिकार हो गए, उनके जो भाग हैं जैसे अनुच्छेद 21A हो गया, 32 हो गया, इससे पूछा जाएगा, और अनुच्छेद 36 से 51 तक जितने इनसे पूछा जाएगा। और राष्ट्रपति से तो एक क्वेश्चन निश्चित ही बनता है, वो चाहे पद की बात हो कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद धारण करता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये सब क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक ना। और इनकी जमानत राशि कितनी होती है, और इनको
महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये सब कुछ उसमें पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। जिन भाई और बहनों ने इस क्लास को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।